अगर आप चाहते हैं कि हमारी डीडीएस टीम में, डीडीएस फॉरएवर टीम में शामिल होना बच्चा पार्टी, तो डीडीएस फॉरएवर टीम में शामिल होने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जितनी भी हमारी क्लासेस है उस क्लासेस में रेगुलर रहिए, तो आप हमारी डीडीएस टीम में ज़रूर शामिल हो सकते हैं डीडीएस फॉरएवर में। और जो भी सब्सक्रिप्शन जब भी आप ले रहे हैं तो आप DEEPI कोड लगाएंगे, तो उसमें आपको हमारा डीडीएस फॉरएवर टीम का हिस्सा बनने का मौका मिल सकता है। सो दिस इज योर एजुकेटर दीपिका मैम ओवर हियर। आई एम अ CS. I've also completed MBA, MCom and MA in economics. I had AIR in CS final. I'm a gold medalist in commerce stream, having 9+ years of teaching experience. But all these are just credentials. Major is the relation which I have with all of you. ये तो सिर्फ एक मतलब जिसमें ना credentials है, right? लेकिन जो हमारा relation है ना, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ये मेरा प्रोफाइल है बच्चा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि इस प्रोफाइल को सबसे पहले जाके फॉलो करो, बिकॉज यही है वो प्रोफाइल जिससे आपको स्पेशल क्लास का नोटिफिकेशन एंड लिंक मिल पाएगा। आप इसको फॉलो करोगे तो आपके पास लिंक का मैसेज वगैरह सब आ जाएगा जब भी मेरी क्लास होगी। एंड अगर आप जो भी मुझे वर्ड्स ऑफ योर मतलब आपकी ओपिनियन फीलिंग्स जो भी आप मुझे देना चाहते हैं, तो वो आप हैट्स के थ्रू हमको डेडिकेट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स, कॉमर्स 365 अकाउंट्स अड्डा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जल्दी से जाके इनको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे हम हमारी क्लासेस के सारे लिंक्स, अपडेट्स, नोट्स, PPT जो भी हमको शेयर करना होता है हम यहीं पर शेयर करते हैं। ओके बच्चा। अनअकैडमी बेसिकली 2 तरह के सब्सक्रिप्शन ऑफर करता है, एक है प्लस सब्सक्रिप्शन और दूसरा हमारा है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। जो हमारा प्लस सब्सक्रिप्शन है, उस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको घर बैठे कंफर्ट में क्लासेस अटेंड करने का मौका मिल रहा है, अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है आपको सारे कोर्सेज का, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, और मेजर पता है क्या है, एक प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने का मौका मिल रहा है, और वो भी एक टीचर से नहीं, बहुत सारे टीचर्स हैं, राइट। तो टॉप एजुकेटर से आपके पास आपके डाउट सॉल्व करवाए जाएंगे। फोन कॉल का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होता है, आप क्लासेस में कॉल कर सकते हैं, हमसे डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। पूरा सिलेबस कवर होगा विथ रिवीजन। बैच कोर्सेज है, मतलब एजुकेटर की टीम होगी आपको गाइड करने के लिए। और सबसे बेस्ट ऑप्शन ब्रह्मास्त्र प्रीमियम बैच जो हम लोगों का अभी चल रहा है, जिसमें टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। तो ये ब्रह्मास्त्र प्रीमियम बैच हमारा प्लस और आइकॉनिक बच्चों के लिए अभी चल रहा है, जिसमें स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। तो लिटरली इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स ना, तो दिस प्लस कोर्स विल हेल्प यू अ लॉट। प्राइस क्या है मैम? देखो, अगर आप 3 मंथ का लेते हो ना बच्चा, तो 3 मंथ का अप्रोक्सीमेटली इट विल कॉस्ट यू 6500, ठीक है। तो 6500 फॉर 3 मंथ बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। और सिंपली आपको कोड अगर आप यूज करोगे ना DEEPI, सो यू विल गेट 10% ऑफ, और साथ में DDS फॉरएवर टीम में शामिल होने का मौका भी मिल जाएगा। 6 मंथ का प्राइस है आपका 1500 पर मंथ, सो गो फॉर इट इफ यू वांट टू टेक। आइकॉनिक हमारा वो सब्सक्रिप्शन है जहां पे थोड़ा सा पर्सनल टच है, राइट। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल एक मेंटोर मिलेगा जो आपको पर्सनली पढ़ाएगा, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, वीकली रिपोर्ट जनरेट होगी, पेरेंट के साथ कनेक्ट होगा, स्टडी प्लानर होगा आपका पूरा कि आपको कब क्या कैसे किस तरीके से पढ़ना है, और सारे प्लस के बेनिफिट्स भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्राइस क्या है हमारा? 3 मंथ का प्राइस है 3600 पर मंथ, और यहाँ भी अगर आप DEEPI कोड लगाओगे तो यू विल गेट 10% ऑफ अलॉन्ग विथ एंट्री इन DDS फॉरएवर टीम। तो DEEPI हम लोगों का कोड है बच्चा, ये लगाना ना भूले। अनअकैडमी कॉम्बैट एक स्कॉलरशिप टेस्ट है। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में अगर आपकी रैंक आ जाती है तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल सकती है। देखो 1 से 150 रैंक तक की स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे मिल रही है। तो भाई बहुत ही अच्छा एक मौका है। एवरी संडे वी आर गोइंग टू हैव दिस टेस्ट ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ठीक है। आप कॉम्बैट में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, देयर इज नो एंट्री चार्जेस। तो एक ये बहुत अच्छा आप लोगों के पास ऑफर है कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, स्कॉलरशिप, बहुत सारी चीजें मिल रही हैं आपको। ओके, वीडियो का अगर आपको कोई भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगता है तो बग्स बॉन्टी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, यू कैन गो एंड रिपोर्ट दैट वीडियो, और आपको यहाँ पे बहुत ही हम लोग हेल्प करेंगे। अगर वो इनअप्रोप्रिएट होगा तो उसके लिए एक्शन जरूर लिया जाएगा।
चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा चैप्टर। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? डायरेक्टिंग। हमारे चैप्टर का क्या नाम है बच्चा पार्टी? हमारे चैप्टर का नेम है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग वाले चैप्टर के अंदर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है? ठीक है, डायरेक्टिंग वाले चैप्टर के अंदर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंस इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब डायरेक्टिंग की बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना प्रिंसिपल्स वाला, दिस प्रिंसिपल्स वाला टॉपिक इज डिलीटेड, तो आप लोगों को ये प्रिंसिपल वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है, राइट बच्चा पार्टी। तो ये टॉपिक यहाँ पे क्या है? ये टॉपिक यहाँ पे हमारा डिलीटेड है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मीनिंग ऑफ सुपरविजन एंड इंपॉर्टेंस। भाई ये भी हम लोगों को देखना है कि सुपरविजन क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद हमको मीनिंग ऑफ मोटिवेशन देखना है और मोटिवेशन की क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो लेट अस बिगिन एवरीवन। सबसे पहला टॉपिक आप लोगों के पास डायरेक्टिंग का है मीनिंग, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोगों के पास है वो है मीनिंग, ठीक है। किसका मीनिंग? डायरेक्टिंग का मीनिंग। भाई डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या है? डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडिंग पीपल इन डूइंग वर्क। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी सिचुएशंस लाइक होटल ओनर डायरेक्टिंग इज एम्प्लॉयड टू कंप्लीट सर्टेन एक्टिविटी, राइट। हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर देखते हैं, जैसे एक होटल का ओनर अपने एम्प्लॉय पे चिल्ला रहा है कि ये काम सही से नहीं किया तूने, ये काम सही से कर। मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देख रहे हैं। टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट्स को क्या दे रहा है? इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि तुमको कैसे कंप्लीट करना है। एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में हम लोगों को लीड करते हैं, हम मोटिवेट करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं, हम सुपरवाइज करते हैं, सब चीजें हमारी डायरेक्टिंग के अंदर आती है। तो मैनेजमेंट के अंदर भी हमारी डायरेक्टिंग की मीनिंग क्या है? डायरेक्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, राइट। दिस इज एग्जैक्टली यही मीनिंग हम लोगों ने पढ़ा है और यही मीनिंग यहाँ पे एनसीईआरटी में भी दे रखा है। हमको एनसीईआरटी इसीलिए भी पढ़नी है क्योंकि केस स्टडीज में जो आएंगे तुम्हारे वर्ड्स, वो सारे के सारे वर्ड्स केस स्टडीज के जो होते हैं वो एनसीईआरटी के ही आते हैं। सो हम लोगों को एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली एनसीईआरटी में क्या लैंग्वेज लिखी है। ओके बच्चा पार्टी, चलिए अब यहाँ पे ना आपको कुछ फीचर्स दे रखे। किसके फीचर्स दे रखे बेटा? डायरेक्टिंग के। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। पहला है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। पहला फीचर हमको क्या दे रखा है? पहला फीचर हमको दे रखा है कि डायरेक्टिंग जो है वो एक्शन को इनिशिएट करता है। एक्शन इनिशिएट का मतलब डायरेक्टिंग वो फंक्शन है जिससे एक्शन स्टार्ट होता है। हम लोग देखो, अ मैनेजर हैज टू परफॉर्म फंक्शंस अलोंग विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग व्हाइल डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन व्हाइल अदर फंक्शंस। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज लिखी है, ये रही, व्हाइल अदर फंक्शंस prepare a setting for action, directing initiates action in the organization. Directing is the key managerial function. मतलब बाकी सारे फंक्शन तो सिर्फ प्रिपरेशन करके दे रहे हैं, ठीक है। बाकी सारे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन करके दे रहे हैं बेटा, लेकिन ये जो है ना, ये हम लोगों को एक्शन इनिशिएट करके दे रहा है। आई बात समझ में? आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हमारा ये नेक्स्ट पॉइंट है। अब इस पॉइंट में क्या दे रखा है? इस पॉइंट में आपको ये बता रखा है कि डायरेक्टिंग हर लेवल पे काम करता है। डायरेक्टिंग जो है वो हर लेवल पे वर्क कर रहा है। सो एवरी मैनेजर फ्रॉम टॉप एग्जीक्यूटिव टू सुपरवाइजर, ठीक है, एवरी मैनेजर फ्रॉम टॉप एग्जीक्यूटिव टू सुपरवाइजर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। मतलब डायरेक्टिंग क्या है? हर वो जगह पे डायरेक्टिंग होगा जहां पे सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन होगा। सो डायरेक्टिंग टेक प्लेस वेरेवर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट, ठीक है। डायरेक्टिंग हर उस जगह पे होगा जहां पे सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट है बच्चा पार्टी? डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या बोल रहा है कि डायरेक्टिंग जो है हमारा वो क्या है बेटा? वो हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। भाई कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब चलता ही रहेगा। इट टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ पीपल ऑक्यूपाइंग द मैनेजरियल पोजीशन।
कौन मैनेजर है इससे फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्टिंग तो ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा होगा, जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक हमारा डायरेक्टिंग कंटिन्यू चलेगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट फीचर जो आपको दे रखा है, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसका मीनिंग क्या है कि डायरेक्शन जो होंगे वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ दिए जाएंगे, डायरेक्टिंग हमेशा टॉप लेवल से नीचे की तरफ आएगी बेटा। डायरेक्टिंग इज द फर्स्ट इनिशिएटेड एट टॉप लेवल एंड फ्लोज टू द बॉटम थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की। आया क्या बात समझ में सब लोगों को? एवरी इमीडिएट सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस को पास ऑन करता है। क्लियर है सब लोगों को? हर इमीडिएट सुपरवाइजर अपने सुपीरियर को इंस्ट्रक्शन पास आउट करता है। तो डायरेक्टिंग हमेशा कैसे होगा, डायरेक्टिंग हमेशा टॉप टू बॉटम होगा। अगर इंपॉर्टेंस की बात करें यहाँ पे, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंपॉर्टेंस, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो व्हाट इज एग्जैक्टली द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, इसके अंदर भी आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग ना इस फैक्ट से समझ सकते हो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक्शन जो है वो डायरेक्टिंग ही इनिशिएट करता है। डायरेक्टिंग ना हो तो एक्शन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन काम ही नहीं कर सकता बिना डायरेक्टिंग के। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, व्हाट आर दोस पॉइंट्स, एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक क्या है हमारा, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। अरे रे, इसको थोड़ा सा और अच्छे से हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, ठीक है बच्चा पार्टी। अब यहां आ जाओ, क्योंकि ये पॉइंट्स ना पैराग्राफ में दे रखा है, मुझे इसमें से कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करके तुमको बताने हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हम लोगों को यहाँ देखने हैं। देखो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे क्या है, डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन। हमारा जो डायरेक्टिंग है वो एक्शन इनिशिएट करने में हेल्प करता है। डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। इज इट क्लियर? इतना समझ आया? आगे देखो, directing integrates employee efforts in the organization in such a way that every individual effort contribute to the organizational परफॉर्मेंस। मतलब यहां पे अगर तुम हेडिंग देना चाहो तो हेडिंग क्या हो जाएगी बेटा, मैं हेडिंग को अलग कलर से हाईलाइट कर दूं, हेडिंग को थोड़ा सा अलग कलर से हाईलाइट कर लेते हैं। डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, तो इनिशिएट एक्शन तुम्हारी हेडिंग हो जाएगी, ठीक है। इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट्स तुम्हारी हेडिंग हो जाएगी, बाकी का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। डन। अब देखो इसके आगे नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, डायरेक्टिंग गाइड एम्प्लॉय टू फुल्ली रियलाइज देयर पोटेंशियल। डायरेक्टिंग से लोग मोटिवेट होते हैं और अपना पोटेंशियल रियलाइज करते हैं कि हाँ मैं केपेबल हूं, मैं ये काम कर सकता हूं। तो डायरेक्टिंग से लोग मोटिवेट होते हैं, क्योंकि डायरेक्टिंग एक तरह से लोगों को मोटिवेट और लीड कर रहा है, तो उनको पता पड़ता है कि ये मेरा असली पोटेंशियल है। तो डायरेक्टिंग गाइड एम्प्लॉय टू रियलाइज, तो यहाँ पे हम लिखते थे गाइड एम्प्लॉय टू फुल्ली रियलाइज देयर पोटेंशियल। ये मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया ताकि आप लोगों को पता लग सके कि हमको यहाँ पे क्या मेन सब हेडिंग है और क्या हेडिंग है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा पॉइंट है, डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंज। कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना है, जैसे मोदी जी को लॉकडाउन लाना था तो आए मोदी जी हमारे, मेरे प्यारे देशवासियों, बस वही जनता फ्लैट है बेटा, लीडर ने बोल दिया मेरे प्यारे देशवासियों मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम ये काम कर दो भाई, हम कर देंगे, राइट। तो यही चीज आपको यहाँ पे समझनी है कि डायरेक्टिंग चेंजेस को इनिशिएट कराने में हेल्प करता है इन दी ऑर्गेनाइजेशन। जनरली पीपल रेजिस्ट, ठीक है, पीपल हैव रेजिस्टेंस, अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज इन दी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर हम इफेक्टिव डायरेक्टिंग करेंगे ना, अगर हम इफेक्टिव डायरेक्टिंग कर रहे हैं थ्रू मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, तो उस रेजिस्टेंस को हम ओवरकम कर सकते हैं और हम लोग वो डिजायर्ड कोऑपरेशन जो हमको चाहिए ना वो हम लोगों को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है बच्चा बाडी। यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस, ये हमारी हेडिंग है। और बाकी का जो हमने हाईलाइट किया है पिंकी पिंकी कलर का, वो हमारा क्या है, वो हमारा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है बच्चा बाडी। आ जाओ नेक्स्ट हमारे पास क्या है पॉइंट, इफेक्टिव डायरेक्टिंग हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। सब खुश रहेंगे, सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करेंगे, ठीक है। तो एक तरह से कोऑपरेशन और कमिटमेंट का माहौल क्रिएट होएगा तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे ना, ठीक है बेटा। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इफेक्टिव डायरेक्टिंग से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी एंड बैलेंस आता है। सो इफेक्टिव डायरेक्टिंग हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन।
क्लियर। ये हमारे 5 इंपॉर्टेंस थे जो हम लोगों ने यहाँ पे देखे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट, इनिशिएट एक्शन। सेकंड इंपॉर्टेंस, इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट्स। थर्ड इंपॉर्टेंस क्या थी बेटा, गाइड एम्प्लॉय टू फुल्ली रियलाइज देयर पोटेंशियल। फोर्थ तुम्हारा जो है वो क्या था, फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंज। फिर फिफ्थ पॉइंट जो था वो स्टेबिलिटी वाला था। तो ये 5 पॉइंट हमने यहाँ पे हाईलाइट कर लिए। जो मेन चीजें तुमको पढ़नी है वो मैंने यहाँ पे तुमको बता दी है, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, प्रिंसिपल्स, जो कि डिलीटेड है, ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है। दीज प्रिंसिपल्स आर डिलीटेड बेटा, ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है, तो आप इसको कट कर सकते हैं। चाहे तो मेरी तरह, चाहे तो आप अपने छोटा सा कट लगा सकते हैं। मुझे कोई टॉपिक अच्छा नहीं लगता तो मैं तो ऐसे पेंसिल से कट लगा देती हूँ पूरा, तो आप भी पेंसिल से कट लगा सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग पे। अब हमारा मेन टॉपिक आ चुका है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। इधर के बाद से चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। इधर के बाद से हमारा चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। व्हाट आर दोस 4 पार्ट्स? देखो मैं तुमको बताती हूँ कि वो 4 पार्ट्स कौन से हैं। सिंपली वो 4 पार्ट्स है हमारे, सुपरविजन, मोटिवेशन, ठीक है, लीडरशिप, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। ये हमारे क्या है, वो 4 पार्ट्स है। इसके बाद से ये चैप्टर हम लोगों का क्या है, आगे इन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमने अभी तक ओपी सीरीज के अंदर जितना भी पढ़ा है वो हम आज हाईलाइट इसमें करेंगे, ठीक है बेटा। चलो आ जाओ, यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या है। पहला जो पॉइंट है हम लोगों को जो दे रखा है वो क्या है, सुपरविजन, ठीक है। पहला पॉइंट जो हम लोगों को दे रखा है वो क्या दे रखा है, सुपरविजन। भाई सुपरविजन, सुपर ओवरसी करना, ऊपर से देखना, तो दैट इज सुपरविजन। तो सुपरविजन का मतलब क्या है बेटा, द टर्म सुपरविजन कैन बी अंडरस्टूड इन 2 वेज। 2 तरीकों से आप इसको समझ सकते हो। सबसे पहला, इट इज एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। सबसे पहला अगर समझना है तो इट इज एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। और सेकंड अगर आपको समझना है इसको, तो सुपरवाइजर जो काम करता है ना, आप उसके थ्रू उसको समझ सकते हो। तो इट सेकेंडली एज अ फंक्शन परफॉर्म्ड बाय सुपरवाइजर। सुपरवाइजर जो भी फंक्शन परफॉर्म करता है आप उसके थ्रू भी सुपरविजन को समझ सकते हो। अगर हम पहले वाले की बात करें, पहला वाला मतलब सुपरविजन बीइंग एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग क्या है, तो हर मैनेजर कुछ ना कुछ एम्प्लॉय के साथ रिलेशन मेंटेन करता है, राइट। सो एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइज हिज सबऑर्डिनेट। इन दिस सेंस सुपरविजन कैन बी अंडरस्टूड as the process of guiding the efforts of the employee and other resources to accomplish the desired objective. Simply इसका मतलब होता है overseeing. It means overseeing what is being done by the subordinates and giving instruction to ensure optimum utilization of resources and achievement of work target. ये आपकी पहली डेफिनेशन हुई है बेटा, ये आपकी पहली डेफिनेशन हुई है जिसमें आपने सुपरविजन को एज अ एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग देखा है। अब जो आपकी सेकंड डेफिनेशन थी जिसके अंदर आप सुपरविजन को सुपरवाइजर के फंक्शन से देख रहे हो, तो सुपरविजन कैन बी अंडरस्टूड एज द फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड बाय द सुपरवाइजर। और वही फंक्शन आपकी इंपॉर्टेंस में यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। यही फंक्शंस आपकी इंपॉर्टेंस में आपको दे रखे हैं। तो ये जो चीज है ना, ये ही इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन both are one and the same thing. अगर आपसे पूछा जाए what are the importance and what are the functions, तो बेटा वही फंक्शन है जो यहाँ पे आपको क्या दे रखे हैं, जो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस में दे रखे हैं। ये देखो, कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम मल्टीपल रोल्स परफॉर्म्ड बाय द सुपरवाइजर। सुपरवाइजर आपको याद है, मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने बोला था सुपरवाइजर तुम्हारी मम्मी है ना। सुपरवाइजर तुम्हारी मम्मी है जो देखती है, सब समझती है और तुमको ध्यान रखती है कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। हर एक काम जो सुपरवाइजर करता है ना वो तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए करती है, ठीक है। सुपरवाइजर मेंटेन डे टू डे कॉन्टैक्ट एंड मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद दी वर्कर्स। फ्रेंडली रिलेशन वर्कर के साथ रखता है ताकि वर्कर अपनी सारी प्रॉब्लम बताए। मम्मी भी बोलती है बेटा मैं तेरी दोस्त जैसी हूं, तेरे को जो भी दिक्कत हो तो मुझे बताना, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमारा सुपरवाइजर है वो डे टू डे कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रहा है किसके साथ, वर्कर्स के साथ, ठीक है। सुपरवाइजर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन दी वर्कर एंड दी मैनेजमेंट, ठीक है। पापा से कुछ अगर मांगना है तो कौन है लिंक, लिंक कौन है बेटा जल्दी से बताओ। अगर पापा से कुछ मांगना है तो हमारा लिंक कौन हो जाएगा, हमारा लिंक यहाँ पे हो जाएगा सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन दी वर्कर एंड दी मैनेजर, ठीक है। ही कन्वेज दी मैनेजमेंट आइडियाज टू दी वर्कर्स ऑन वन हैंड एंड वर्कर्स प्रॉब्लम टू दी मैनेजमेंट ऑन दी अदर।
सिंपल, ठीक है, कि वर्कर की जो भी प्रॉब्लम है वो सब किसको बताता है, वो हमारा सुपरवाइजर मैनेजमेंट को बताएगा, और मैनेजमेंट के जो भी काम है वो सारे वो किसको बताएगा, वो हमारे वर्कर को बताएगा। सिंपल, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। Supervisor plays a key role in maintaining group unity among the worker placed under his control। भाई सुपरवाइजर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग द ग्रुप यूनिटी, मतलब उसके अंडर जितने भी लोग काम करें ना उनके अंदर यूनिटी रहनी चाहिए। ये काम हमारा कौन करता है, सारा सुपरवाइजर करता है। और इसके लिए वो क्या करता है बेटा, इसके लिए वो इंटरनल डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करता है। ही सॉर्ट आउट द इंटरनल डिफरेंसेस एंड मेंटेन हार्मनी अमंग द वर्कर्स। समझ रहे हो क्या, ठीक है, समझ रहे हो क्या। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो हमारा हो गया पॉइंट, अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात क्या है, सुपरवाइजर ये भी इंश्योर करता है कि वर्कर को जो टारगेट दिए गए हैं वो टारगेट उसने पूरे किए हैं या नहीं। वर्कर को जितने भी टारगेट, ठीक है, जितने भी टारगेट दिए गए हैं वो टारगेट वर्कर ने कंप्लीट किए या नहीं किए, ये भी सुपरवाइजर का ही काम है इंश्योर करना। ठीक है, सुपरवाइजर का काम है ऑन द जॉब ट्रेनिंग देना वर्कर्स को और एम्प्लॉय को। ठीक है, अगर अच्छा सुपरवाइजर होगा तो ट्रेनिंग अच्छी तरह से दे पाएगा ना, तो वर्कर को ट्रेनिंग देना, ठीक है, उनको गाइड करना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग देना, ये सब काम भी हमारे सुपरवाइजर का है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सुपरवाइजरी लीडरशिप प्लेज अ की रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सुपरवाइजर एक लीडर का भी रोल प्ले करता है। एक अच्छा सुपरवाइजर एक अच्छा लीडर भी होता है, तो सुपरवाइजर जो होता है वो अच्छी लीडरशिप का भी रोल प्ले यहाँ पे करता है। A good supervisor analyze the work performed and give feedback to the worker। ठीक है, जो भी काम वर्कर कर रहे हैं उनका फीडबैक देने का काम भी हमारा किसका होता है बेटा, सुपरवाइजर का। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हाईलाइट कर देती हूँ। देखो, एक तो फीडबैक देने का काम, ठीक है, फिर ऊपर से लीडरशिप का काम, राइट, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का काम, ये सारे जो हाईलाइट हो रहे हैं ना, ये मेजर मतलब वो पॉइंट सब पॉइंट्स और वो है ना। फिर उसके बाद टारगेट इंश्योर परफॉर्मेंस ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू टारगेट, तो टारगेट पूरा करने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुप यूनिटी मेंटेन करता है। तो मैं ग्रुप यूनिटी को हाईलाइट कर लेती हूँ जिससे आपके माइंड में पूरा पॉइंट क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक है, लिंक एक्ट एज अ लिंक, ठीक है, लिंक एज अ किसके बीच में, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, राइट। और हमारा है डे टू डे कॉन्टैक्ट और फ्रेंडली रिलेशन। ठीक है, ये मैंने मेजर हाईलाइट कर दिए हैं ताकि आप लोगों को बाद में जब आप पढ़ो तो आपको ये पॉइंट देख के आंसर आ जाना चाहिए कि हाँ ये है पॉइंट मेजर वाला। ओके, चलो नेक्स्ट मेन हेडिंग पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट मेन हेडिंग जो है वो है मोटिवेशन। भाई मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन का मतलब होता है कि जब हम एक पर्सन की नीड्स को हिट करते हैं तो उसको मोटिवेशन बोलते हैं। मोटिवेशन इज बेसिकली ना इन्फ्लुएंसिंग, इंड्यूसमेंट, लोगों को इन्फ्लुएंस करना कि तुम हमारे अकॉर्डिंग काम करो। सो मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन मीन्स incitement or inducement to act or move in the context of the organization. It means the process of making subordinate to act in a desired manner to achieve certain organization goal। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा वर्कर हमारे अकॉर्डिंग काम करे। तो मोटिवेशन बस वही प्रोसेस है जिससे आप अपने वर्कर से अपने अकॉर्डिंग काम करवा रहे हो। सिंपल सी बात है ना। ओके, अब तीन चीजों का मीनिंग आपको यहाँ पे समझना है। वो तीन चीजें कौन सी है, पहला है आपका मोटिव, दूसरा है आपका मोटिवेशन और तीसरा है आपका मोटिवेटर्स। ठीक है, तीन चीजें आपको यहाँ पे समझनी है बेटा। वो तीन चीजें क्या है, मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर। मोटिव का मतलब होता है टारगेट, गोल। ठीक है, टारगेट और गोल। तो मोटिव का मतलब वो इनर स्टेट, अ मोटिव इज द इनर स्टेट दैट एनर्जाइज, एक्टिवेट और मूव्स एंड डायरेक्ट द बिहेवियर टूवर्ड द गोल। ठीक है, अब तुम्हारी नीड के अकॉर्डिंग तुम्हारा मोटिव आएगा। सिंपल सी बात है, ये तुम्हारे अंदर एक रेस्टलेसनेस क्रिएट करेगा जिससे तुम उस डायरेक्शन में जाओगे। सो मोटिव इज बेसिकली योर टारगेट जिसको तुम अचीव करने के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हो, राइट। मोटिवेशन इज द प्रोसेस जिसके थ्रू मोटिवेटर तुम्हारे मोटिव तक पहुंचने में तुम्हारी हेल्प कर रहा है, राइट। सो मोटिवेशन इज द प्रोसेस और स्टिमुलेटिंग द पीपल टू एक्ट टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड गोल। ठीक है बेटा, अब मोटिवेटर्स क्या होते हैं, मोटिवेटर्स मतलब वो फैक्टर्स जो तुमको स्ट्राइक कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी नीड थी मनी,
तुमको बोनस मिला तो बोनस इज अ मोटिवेटर, इंक्रीमेंट सैलरी इज अ मोटिवेटर, दीज मोटिवेटर्स आर हेल्पिंग यू टू अचीव योर मोटिव एंड ये पूरा प्रोसेस आपका मोटिवेशन कहलाता है। ओके, सो मोटिवेटर इज अ टेक्निक जो कि हम यूज करते हैं टू मोटिवेट द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। फॉर एग्जांपल जो मैनेजर्स होते हैं ना, वो मैनेजर क्या करते हैं, वो मैनेजर है ना बेसिक पे बढ़ा देते हैं, उनको पेमेंट अच्छा देते हैं, बोनस देते हैं, जिससे क्या होता है वो पर्सन मोटिवेट हो जाता है। सो मोटिवेटर्स वो साधन जिसके थ्रू आप उस मोटिव को पूरा कर पाओगे। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। अब यहां पे भी आपको पैराग्राफ दे रखे हैं, मैं हाईलाइट तो कर रही हूं लेकिन मैं साथ साथ में आप लोगों को मेजर वाले पॉइंट्स हाईलाइट करके भी बता दूंगी, ठीक है। सो मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग, ये तुम्हारा मेन पॉइंट है, ठीक है, ये तुम्हारा मेन पॉइंट है कि मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग होती है, ठीक है, अंदर से आएगा, बाहर से कोई कितना ही तुमको कर ले लेकिन अंदर से जब तक नहीं आएगा ना तब तक तुम उस डायरेक्शन में वर्क करोगे ही नहीं, तब तक तुम्हारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होगा ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। भाई मोटिवेशन से हम लोग गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इफ द एम्प्लॉय इज इंटरेस्टेड इन प्रमोशन और उसको तुम प्रमोशन दे दो तो तुम्हारे अकॉर्डिंग काम करेगा ना। तो सिंपली मोटिवेशन से आप क्या करते हो, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आप लोग लेके आते हो। सो जो भी एम्प्लॉय की नीड है, अनसेटिस्फाइड नीड, उसको हिट करो और वो तुमको वैसा ही रिएक्शन देगा जैसा तुम डिमांड कर रहे हो, ठीक है। मोटिवेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। मोटिवेशन कैन बी ईदर पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। पॉजिटिव मोटिवेशन प्रोवाइड पॉजिटिव रिवॉर्ड लाइक इंक्रीज इन पे, प्रमोशन, रिकॉग्निशन एक्सेट्रा। नेगेटिव मोटिवेशन से तुम लोगों को पनिशमेंट मिलेंगे, ठीक है, इंक्रीमेंट स्टॉप हो जाएंगे जिससे तुम काम करने लग जाओगे। तो मोटिवेशन दोनों तरीकों से हो सकता है बेटा, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लास्ट जो पॉइंट है वो है मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। व्हाई इट इज कॉम्प्लेक्स, बिकॉज हर इंडिविजुअल की नीड अलग होती है। एज द इंडिविजुअल्स आर हिट्रोजीनियस इन देयर एक्सपेक्टेशंस, परसेप्शंस एंड रिएक्शन, एनी टाइप ऑफ मोटिवेशन में नॉट हैव यूनिफॉर्म इफेक्ट टू ऑल द मेंबर। हर बंदा सेम तरीके से मोटिवेट हो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। हर पर्सन सेम चीज से, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, मुझे रिकॉग्निशन चाहिए, तो मैं पैसे से नहीं मोटिवेट हो सकती। उसी तरह से हर पर्सन का मोटिव अलग अलग है, हर पर्सन के मोटिवेटर्स भी अलग अलग होंगे। सो मोटिवेशन ना बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर बन जाता है क्योंकि मोटिवेशन हर पर्सन का अलग अलग तरीके से होता है। आगे बात समझ में सब लोगों को, इज इट क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, मोटिवेशन प्रोसेस। मोटिवेशन प्रोसेस का मतलब क्या है यहां पे समझना, जस्ट अलाउ मी अ मिनट। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो मोटिवेशन प्रोसेस जो है वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, व्हाट इज द मोटिवेशन प्रोसेस और क्या मोटिवेशन प्रोसेस के अंदर होता है, सब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। Okay, so I'm back again. I hope it is visible and audible now. Now is it okay? Yes. तो मोटिवेशन प्रोसेस, वी आर ऑन मोटिवेशन प्रोसेस। बेसिकली देखो एक सिंपल सा लॉजिक है। मोटिवेशन प्रोसेस क्या बोलता है, मोटिवेशन प्रोसेस बोलता है कि ह्यूमन बीइंग की जो अनसैटिस्फाइड नीड है ना, पूरा का पूरा प्रोसेस उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसका एक फ्लो चार्ट है, आप बस इस फ्लो चार्ट को याद कर लो। क्या है कि एक अनसैटिस्फाइड नीड होगी, वो टेंशन क्रिएट करेगी, उससे आपकी ड्राइव्स इम्पैक्ट होगी, ठीक है, आपकी डिजायर्स इम्पैक्ट होगी और आप वो बिहेवियर सर्च करोगे जिससे आपकी ये ड्राइव, आपकी ये नीड सेटिस्फाई हो जाए, राइट। फिर आप अपनी नीड को सेटिस्फाई करोगे उस बिहेवियर से और आपकी टेंशन रिड्यूस हो जाएगी और अब इस चीज से तो आप मोटिवेट नहीं हो पाओगे। मोटिवेशन सिंपली अनसेटिस्फाइड नीड से होता है। एक बार पर्सन सेटिस्फाई हो गया तो वो मोटिवेट नहीं होगा फिर उससे बार बार। ओके, चलो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। व्हाई मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। बिना मोटिवेशन के काम नहीं चल सकता क्या। मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनकी नीड्स हैं और उन नीड्स को सेटिस्फाई अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हम लोगों को उनकी कैपेबिलिटी से भी ज्यादा काम करके दे सकते हैं, राइट। सो मोटिवेशन हेल्प्स टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ द एम्प्लॉय
एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर हम प्रॉपरली लोगों को मोटिवेट करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, तो वो हमारी नीड्स को क्या कर सकते हैं, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम प्रॉपरली उनको मोटिवेट करते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स भी सेटिस्फाई होती है। नेक्स्ट है मोटिवेशन हेल्प्स टू चेंज नेगेटिव और indifferent attitude of the employee to positive attitude so as to achieve organizational goals। मोटिवेशन से हम क्या कर सकते हैं, मोटिवेशन से हम लोग नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज कर सकते हैं, इनडिफरेंट एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज कर सकते हैं, और जो भी चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में लेके आने हैं वो भी हम लेके आ सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोटिवेशन से एम्प्लॉय टर्नओवर रिड्यूस होता है, एम्प्लॉय आपको छोड़ के नहीं जाएगा, और इससे आपका न्यू रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग का कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अगर आप एक पर्सन को मोटिवेट करोगे तो वो पर्सन आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएगा और आपके एम्प्लॉय टर्नओवर नहीं होगा तो कॉस्ट भी नहीं लगेगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस absenteeism in the organizations। some important reason for absenteeism are bad working condition, inadequate reward, lack of recognition। तो ये सारी जो है ना, ये सब हट जाएगा, एब्सेंटिज्म बिल्कुल हट जाएगा। लोग अपने आप को क्यों एब्सेंट करते हैं, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन सेटिस्फाइड एम्प्लॉय एब्सेंट थोड़ी रहेगा, एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय कभी एब्सेंट नहीं रहेगा ऑर्गेनाइजेशन से। और लास्ट पॉइंट है मोटिवेशन हेल्प्स मैनेजर्स टू इंट्रोड्यूस चेंजेस स्मूथली विदाउट मच रेजिस्टेंस फ्रॉम दी पीपल। मोटिवेशन आप लोगों को क्या करता है, स्मूथली चेंजेस इंट्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, राइट। सो दीज वर द इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है मैस्लोस नीड हायरार्की थियरी। बेसिकली यहाँ पे हम अभी जो देख रहे हैं वो हमारी किसकी थियरी देख रहे हैं बेटा, अब्राहम मास्लो जी की थियरी देख रहे हैं। अब्राहम मास्लो जी का नाम आपको याद रखना है, ये वेल नोन एक साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये वेल नोन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने हमारी मोटिवेशन की थियरी दी थी, और मोटिवेशन की थियरी देते हुए उन्होंने ये बोला था कि इंसान की जो नीड्स है ना वो उसका बिगेस्ट मोटिवेटर है। ठीक है, हिज थियरी वाज बेस्ड ऑन द ह्यूमन नीड्स। ही फेल्ट दैट विद एवरी ह्यूमन बीइंग देयर एग्जिस्ट अ हायरार्की ऑफ 5 नीड्स। अब भाई वो 5 नीड्स कौन सी है, उन्होंने बोला कि हर ह्यूमन बीइंग की 5 नीड्स होती है, तो वो 5 नीड्स कौन सी है, देखो पहली हमारी है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स है। उसके बाद हमारे पास है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास है एफिलिएशन एंड बिलोंगिंगनेस नीड, फिर है एस्टीम नीड्स, और लास्ट हमारी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये कुछ नीड्स है जो हर ह्यूमन बीइंग की होती है। बच्चा एक बार इतना प्यार आप हमको यहाँ पे दिखा रहे हो, कौन है ये, जसकरण भाटा जी। तो आप एक बार लिंक शेयर करके आ जाएंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। एक बार आप लोग सब लोग जितने भी लाइव अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारी क्लास का टाइमिंग थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि बच्चा लोग प्लीज जाके लिंक शेयर करके आ जाओ, ताकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को यहाँ पे मोटिवेट कर सकूं। ओके, चलिए, तो ये हमारी नीड्स है बेटा। इन नीड्स के अंदर बेसिकली आपको क्या दिखेगा, इन नीड्स के अंदर बेसिकली आपको यहाँ पे फर्स्ट वाली जो नीड है, दीज नीड्स आर द मोस्ट बेसिक इन द हियरार्की एंड कॉरेस्पॉन्डेंट टू प्राइमरी नीड्स। इसको हम प्राइमरी नीड्स भी बोलते हैं। हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया, शेल्टर, स्लीप, ये सब चीजें, ठीक है, ये सारी के सारे एग्जाम्पल जो है ये हमारी प्राइमरी नीड्स के एग्जाम्पल है। दीज आर दी बेसिक नीड्स, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है सेफ्टी। अरे यार चल क्या रहा है यार चैट बॉक्स में, सब आई लव यू लिख रहे हैं भाई। इतना कितना प्रेम उमड़ रहा है आप लोगों का आज हमारे लिए, जो इतने आई लव यू। हरिओम 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 बेटा, हरिओम। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी फॉर योर लव। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ, मैं चैट्स नहीं देखूंगी अब। ठीक है, अब मैं चैट्स नहीं देख रही हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर पढ़ाने वाली हूँ आज। ठीक है, चलिए। सो बेसिकली जो सेकंड वाली नीड्स है वो है हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। भाई इसको भी देख लेते हैं। दीज नीड्स प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म। यहाँ पे फिजिकल और इमोशनल दोनों चीजों की बात हो रही है, और यहाँ पे एग्जाम्पल भी पढ़ना जरूरी है बेटा, बिकॉज क्वेश्चन एग्जाम में एग्जाम्पल से ही आएगा कि बताओ भाई ये कौन सा किसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, राइट, ये सारी चीजें हमारे एग्जाम्पल में आ गई। फिर हमारे पास आती है एफिलिएशन एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। सो दीज नीड रेफर्स टू अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप।
फिर उसके बाद एस्टीम नीड्स में आती है हमारी रिकॉग्निशन, हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है, हमारी ऑटोनॉमी स्टेटस, हमारा अटेंशन कि मुझे लोग जाने पहचाने, मुझे समझे, मैं भी कुछ, मेरी भी कुछ इज्जत हो, राइट। फिर आती है हमारे पास self actualization need. It is the highest level of the need in the hierarchy. It refers to the drive to become what one is capable. मेरी highest capability तक जब मैं पहुंच जाऊंगी ना, उसको बोला जाएगा self actualization नीड। मतलब मेरी जितना मैं हाईएस्ट लेवल पे काम कर सकती हूँ ना, मैं अगर उस लेवल तक पहुंच जाऊं, ये बहुत कम लोग होते हैं जिनकी ये वाली नीड फुलफिल होती है। दिस इज अ सेल्फ फीलिंग ना, कि मैं जहां तक पहुंचना चाहती हूँ ना, हाईएस्ट लेवल तक, मैं वहां तक पहुंच जाऊं, राइट बच्चा पार्टी। अब मास्लो ने ये नीड हायरार्की थ्योरी तो दे दी, जिसकी 5 नीड्स थी। ये नीड हायरार्की थ्योरी बहुत हद तक सही भी कहलाती है, क्योंकि एक इंसान इन्हीं नीड्स के बेसिस पर रिएक्शन देता है, ओके। लेकिन ये जो थियरी है ना बेटा, ऑब्वियस सी बात है, सारी की सारी थियरीज जो होती है वो कुछ ना कुछ अजम्पशन लेके चलती है। तो ये वाली थियरी भी एक अजम्पशन लेके चली, एक नहीं बहुत सारे अजम्पशंस लेके चली है। तो क्या अजम्पशन है इस थियरी के, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहला अजम्पशन ये बोलता है कि लोगों का बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स, ठीक है। हमेशा उनको सेटिस्फैक्शन मिलेगा जब उनकी नीड सेटिस्फाई होगी, राइट। पीपल नीड्स आर इन हिरार्कियल ऑर्डर। उन्होंने बोला कि ये जो नीड्स है ना, इनको हम एज अ हिरार्की इनको अरेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जो तीसरा अजम्पशन दिया वो ये दिया कि एक सेटिस्फाइड नीड ज्यादा देर तक एक पर्सन को मोटिवेट नहीं कर सकती। एक पर्सन होता है वो सिर्फ और सिर्फ अनसेटिस्फाइड नीड से मोटिवेट होता है। एक सेटिस्फाइड नीड कभी भी एक पर्सन को मोटिवेट नहीं कर सकती। अ पर्सन मूव्स टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ द हिरार्की ओनली व्हेन द लोअर नीड इज सेटिस्फाइड। कि एक पर्सन थर्ड लेवल पे, फोर्थ लेवल पे तभी आता है जब उसकी थर्ड वाली सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर वो फोर्थ पे आ रहा है तो उसकी फोर्थ, मतलब वो थर्ड से फोर्थ पे तभी आता है जब उसकी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी। ओके बच्चा पार्टी, चलिए ये हमने क्या देख लिए, ये हमने अजम्पशंस देख लिए। इसके बाद हमारे पास कुछ चीजें और हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो टॉपिक है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। बेटा एक पर्सन को मोटिवेट करने के लिए मोटिवेटर्स चाहिए होते हैं। मोटिवेटर्स ना, ये जो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है ना, ये मोटिवेटर्स हैं, राइट। जो एक पर्सन को क्या करेंगे, जो एक पर्सन को मोटिवेट करेंगे। सो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हमारे पास दो चीजें होती है। फाइनेंशियल इंसेंटिव जो पैसे से रिलेटेड हो, और नॉन फाइनेंशियल जो मनी से रिलेटेड नहीं है। तो अगर मैं बात करूं तो दीज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर मोटिवेटर्स, जो एक पर्सन को मोटिवेट करते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की क्या होते हैं, ठीक है, तो फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंदर मनी जरूर आता है। कोई भी ऐसा इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक सिस्टम, money has become a means to satisfy the physical needs of daily life and also of obtaining social position and power. तो यहाँ पे financial incentive refers to the incentive which are in direct monetary form or measurable in monetary term and serve to motivate people for better performance. वो सारी चीजें जो मनी की टर्म्स में मेजर की जा सकती है और एक पर्सन को मोटिवेट करती है, उसको हम लोग फाइनेंशियल इंसेंटिव बोलते हैं, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे फाइनेंशियल इंसेंटिव की बहुत सारे अलग अलग प्रजातियां हैं जो आपको देखनी है। पहली प्रजाति पे एंड अलाउंस, दूसरी प्रजाति प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव, तीसरा हमारे पास है बोनस, फिर हमारे पास है प्रॉफिट शेयरिंग, राइट। ये कुछ हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखे हैं, कुछ हमारे पास टाइप्स दे रखे हैं कि फाइनेंशियल इंसेंटिव के क्या क्या टाइप्स होते हैं। अगर मैं पे एंड अलाउंस की बात करी हूँ बेटा, सो फॉर एवरी एम्प्लॉय ना सैलरी इज द बेसिक, तो सैलरी पे एंड अलाउंसेस का आता है। सैलरी इज द बेसिक मॉनेटरी इंसेंटिव। इस सैलरी के अंदर क्या क्या आ जाता है, इस सैलरी के अंदर बेसिक पे आ जाएगा, डीएनएस अलाउंस आ जाएगा, अदर अलाउंसेस आ जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे एंड अलाउंसेस में आपकी सैलरी की बात हो रही है, बस सिंपल, राइट। अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि क्या है वो पॉइंट, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा दो, ठीक है। ये है हमारा प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव, राइट बेटा। इसमें क्या है, सेवरल वेज इंसेंटिव प्लान एम एट लिंकिंग पेमेंट ऑफ वेजेस टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एट इंडिविजुअल और ग्रुप लेवल। ये याद है हमने ना फेयोल का एक प्रिंसिपल पढ़ा, फेयोल नहीं, हमने टेलर की एक टेक्निक पढ़ी थी, ठीक है, उस डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये वही है, ये वही है कि अगर एक पर्सन को उसकी प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग अगर ज्यादा काम कर रहा है तो ज्यादा पेमेंट दो, जिससे वो मोटिवेट होगा, ओके।
नेक्स्ट है बोनस। बोनस मतलब वो सारी एक्स्ट्रा चीजें जो सैलरी के ऊपर मिल रही है, जैसे दिवाली बोनस हो गया, क्रिसमस बोनस हो गया। बोनस वो सारी फाइनेंशियल इंसेंटिव है जो ऑफर्ड ओवर एंड अबाउ द वेजेस एंड सैलरी। वेजेस के ऊपर अगर आपको कुछ मिल रहा है ना बेटा, सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज बोनस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग। भाइयों और बहनों, प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब मैंने सपोज एक पर्टिकुलर ईयर में पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया, तो मैंने वो पैसे को एम्प्लॉय के साथ शेयर किया कि एटलीस्ट एम्प्लॉय को ये लगे कि हाँ हमारी मेहनत रंग लाई है, प्रॉफिट कंपनी को हुआ तो कंपनी ने हमको भी प्रॉफिट शेयर किया है, राइट। तो प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या आता है? Profit sharing is meant to provide a share to the employee in the profit of the organization. This serve as to motivate the employee to improve their performance and contribute. ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय क्या करता है? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है कि प्रॉफिट इंक्रीज हो, आगे जाके प्रॉफिट और ज्यादा इंक्रीज हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, राइट, चलो नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो कौन कौन से? सबसे पहला हमारे पास है को पार्टनरशिप एंड स्टॉक ऑप्शन। ठीक है, फिर हमारे पास है रिटायरमेंट बेनिफिट, देन वी हैव परकिसेट्स। ये हमारे पास फाइनेंशियल इंसेंटिव 7 तरीके के होते हैं, तो ये सातों तरीके हमको देखने हैं। अब हम 5th पॉइंट पे हैं, कोऑपरेट को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन। व्हाट इज दिस? ये क्या है मैं अभी आपको समझाती हूँ। इस इंसेंटिव स्कीम के अंदर ना एम्प्लॉइज को शेयर्स दिए जाते हैं। कंपनी अंडर दिस इंसेंटिव स्कीम एम्प्लॉइज आर ऑफर्ड कंपनी शेयर एट अ प्राइस विच इज लोअर देन द मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट में अगर 100 रुपीज की रेट चल रही है तो कंपनी आपको ऑफर कर रही है 80 रुपए में खरीद लो। भाई आपको तो प्रॉफिट ही है ना। समटाइम द मैनेजमेंट में अलॉट शेयर इन लाइन ऑफ वेरियस इंसेंटिव पेबल इन कैश। एक तरह से अगर तुमने वो शेयर खरीदी तो तुम कंपनी के मेंबर बन जाओगे ना। द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्रिएट अ फीलिंग ऑफ ओनरशिप अमंग द एम्प्लॉय, क्योंकि मेंबर बन गए ना आप कंपनी के, शेयर्स खरीद लिए मतलब मेंबर बन गए। तो ये स्टॉक ऑप्शन स्कीम जो है ये बहुत सारी कंपनीज क्या करती है? प्रोवाइड करती है। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज, नेक्स्ट वी हैव रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब क्या होता है बेटा? रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब है जब एक कंपनी जो है वो आप लोगों को पेंशन फंड दे, प्रोविडेंट फंड दे, ग्रेचुटी दे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? रिटायरमेंट बेनिफिट बोलते हैं। तो सेवरल रिटायरमेंट बेनिफिट सच एस, एक सेकेंड ज्यादा हाईलाइट हो गया, रिटायरमेंट बेनिफिट सच एज प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ठीक है, प्रोविडेंट फंड, पेंशन एंड ग्रेचुटी प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉय आफ्टर देयर रिटायरमेंट। दिस एक्ट एज ए इंसेंटिव when they are in service in the organization. Okay, next है perquisites। perquisites मतलब होते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट। ठीक है, परकिसिट्स का मतलब क्या होता है बेटा? परकिसिट्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। बहुत सारी कंपनी के अंदर फ्रिंज बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार अलाउंसेस हो गया, मेडिकल एड हो गया, एजुकेशन हो गया, फ्री चिल्ड्रन मतलब बच्चों की फ्री एजुकेशन हो गए। ये सारी चीजें अबव सैलरी होती है और एक तरह से पैसे की टर्म में ही है ना यार। अगर बच्चों की एजुकेशन फ्री हो गई तो आपका पैसा लगता अगर आप फ्री नहीं करवाते तो। ठीक है, मेडिकल और एजुकेशन से रिलेटेड अगर बात करें तो वो भी यहाँ पे हमारे पास आ गया है, राइट। तो परकिसेट्स हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं आप लोगों को। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है बेटा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। हमने फाइनेंशियल तो पढ़ लिए, लेकिन हर नीड ना मनी से नहीं सेटिस्फाई होती है। आप चाहो कि एवरी नीड जो है वो हमारी मनी से सेटिस्फाइड हो जाए तो ऐसा नहीं होता है बेटा। हर जरूरत मनी पूरी नहीं कर सकता है। बहुत बार हमको जरूरतें पूरे करने के लिए दूसरी चीजें चाहिए। सेटिस्फैक्शन सिर्फ मनी नहीं दे सकता, राइट। ऑल द नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर नॉट सेटिस्फाइड बाय मनी अलोन। ठीक है, यहाँ पे हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, सोशल होती है, इमोशनल फैक्टर्स होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मोटिवेट करने में। एक पर्सन को ये फैक्टर्स भी क्या करते बेटा? बहुत मोटिवेट करते हैं। तो यहाँ पे हमको डेफिनेशन दे रखी है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव मेनली फोकस ऑन दीज नीड्स। हमारे जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है ना वो इन्हीं नीड्स के ऊपर क्या करते हैं? फोकस करते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव वो सारे इंसेंटिव्स है जो मनी के अलावा दिए जाते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनकी नीड्स को फुलफिल करते हैं। यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो मनी के अलावा दिए जाते हैं और बेनिफिट देते हैं। सबसे पहला स्टेटस।
फिर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, पहले इन दोनों को पढ़ लेते हैं। स्टेटस का मतलब होता है आपका रैंक, आप ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ रैंक कर रहे हो, ठीक है, आपकी पोजीशन क्या है, वो पोजीशन, वो रैंकिंग से आपको फ्रीडम मिलेगा, पावर्स मिलेंगे, वो ऑटोनॉमी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कहीं एक प्रेस्टीज का सिंबल बन जाती है और उस पर्सन को मोटिवेट करती है, ठीक है। व्हेन आई गॉट प्रमोशन ना, आई गॉट मोटिवेटेड, ऑल्दो सैलरी नहीं बढ़ी फर्स्ट ईयर में, लेकिन हाँ एक मोटिवेशन तो मिला कि हाँ मेरी रैंकिंग बढ़ी है, मुझे मेरी इज्जत बढ़ जाएगी ना लोगों की नजरों में। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूं ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट की बेटा, तो ऑर्गेनाइजेशनल का माहौल बहुत मायने रखता है। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इंडिकेट द कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्टिंग्विश वन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अनदर। फ्रेंडली एटमोस्फियर, जहां इंडिविजुअल खुल के सांस ले पाए यार, एटलीस्ट वो लोगों से बात कर पाए, ठीक है। इंडिविजुअल ओरिएंटेड, रिवॉर्ड ओरिएंटेड, जहां पे एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय समझा जाए, प्रोडक्ट नहीं समझा जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना बहुत हेल्प करती है एक पर्सन को मोटिवेट करने के लिए। अगर इफ मैनेजर्स टेक पॉजिटिव मेजर रिगार्डिंग दीज एस्पेक्ट ना, इट हेल्प्स टू डेवलप बेटर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। उस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय कभी छोड़ के नहीं जाएगा उनको, क्योंकि इतना अच्छा एनवायरमेंट है ना, उसकी इच्छा होगी ऑर्गेनाइजेशन में आके काम करने की, ठीक है। ओके, सो व्हाट वी हैव नेक्स्ट इज, नेक्स्ट हमारे पास है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, फिर हमारे पास है जॉब एनरिचमेंट, एंड देन हमारे पास है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, फिर हमारे पास है जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। चलो एक एक को डिटेल में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। पहला क्या है, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियस सी बात है बेटा, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पे हर इंडिविजुअल को ग्रो करने का मौका मिलता है, वहां पे एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होगा क्या, बताओ। एवरी इंडिविजुअल वांट टू ग्रो टू द हायर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर को क्या कोशिश करनी चाहिए, मैनेजर शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉय टू इंप्रूव देयर स्किल्स एंड बी प्रमोटेड टू द हायर लेवल जॉब्स। अगर उनको ये सब मिलेगा ना, तो वो जरूर 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 आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और सेटिस्फाइड रहेंगे। जॉब एनरिचमेंट का मतलब जॉब को अच्छा बनाना। देखो, अभी ऑर्गेनाइजेशन वही घिसी पिटी तरीके से काम कर रहा है, जो हमारा एम्प्लॉय है वही, वो भी वही घिसा पिटा काम कर रहा है, तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। जॉब एनरिचमेंट का मतलब डिजाइनिंग जॉब विच इंक्लूड ग्रेटर वेराइटी ऑफ वर्क। उस जॉब को अच्छा बनाओ ना, उसका मतलब जॉब करने का तरीका चेंज कर दो, राइट। तो जॉब एनरिचमेंट इज कंसर्न विद डिजाइनिंग जॉब that include greater variety of work content, require higher level of knowledge and skills, give workers more autonomy and responsibility, and provide the opportunity for personal growth and a meaningful work experience। उसकी जॉब अच्छी होनी चाहिए यार, वही। चलिए, तो जॉब एनरिचमेंट का मतलब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि जॉब एनरिचमेंट मतलब घिसी पिटी लाइफ है, उसको थोड़ा सा किक देना है ना। घिसी पिटी लाइफ में जब किक मिलेगा ना, तो उसको जॉब एनरिचमेंट यहाँ पे बोला जाता है। क्लियर। चलिए, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम क्या होता है बेटा, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम का मतलब अवार्ड सेरेमनी कराना। आज सुबह ही तो मैंने मीम ऑफ द ईयर का अवार्ड मुझे दिया था ना, ठीक है, मीम ऑफ द ईयर का अवार्ड मैंने खुद को दिलवाया था ना। तो यही ऐसे एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में होते रहते हैं, ठीक है। मोस्ट पीपल हैव अ नीड for evaluation of their work and due recognition. They feel that what they do should be recognized by other concerned. ये एम्प्लॉय की नीड है यार, कि मैं जो कर रहा हूं उसको सबके सामने अप्रिशिएट किया जाए, उसको अवार्ड दिया जाए, तो ये भी उससे, इससे भी वो बहुत मोटिवेट होता है, ठीक है। इससे भी वो क्या होता है बेटा, बहुत मोटिवेट होता है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी का मतलब क्या है, एम्प्लॉय वांट देयर जॉब टू बी सिक्योर। एम्प्लॉय चाहता है कि उसकी जॉब क्या रहे, सिक्योर रहे, राइट। दे वांट सर्टेन स्टेबिलिटी अबाउट फ्यूचर इनकम एंड वर्क एज so that they do not feel worried on these aspects and work with greater zeal। एम्प्लॉय चाहता है कि मेरी जॉब एटलीस्ट सिक्योर हो, ताकि मैं काम पे फोकस कर पाऊं यार। अगर जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी तो आधी तो टेंशन उसी की लगी रहेगी और काम पे तो फोकस हो ही नहीं पाएगा फिर। सो जॉब सिक्योरिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट एम्प्लॉय रिक्वायर टू गेट मोटिवेटेड इन दीज टफ टाइम्स ऑफ कोविड एज वेल, राइट।
चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। आप एम्प्लॉय को मौका दो कि तुम डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करो, दैट इज अ बिगेस्ट मोटिवेटर। उनको है ना एक ऐसी फीलिंग आएगी कि हाँ कम से कम हमें इस लायक तो समझा गया कि हमको बोलने का मौका दिया जा रहा है। इट मीन्स इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द इश्यूज रिलेटेड टू देम। इन मेनी कंपनीज दीज प्रोग्राम्स आर इन प्रैक्टिस, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ज्वाइंट मैनेजमेंट कमिटी, और ऐसे साथ में मिलकर काम करते हैं, ठीक है। लास्ट हमारा जो पॉइंट है नॉन फाइनेंशियल का, दैट इज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब होता है गिविंग मोर ऑटोनॉमी एंड पावर्स टू सबऑर्डिनेट, ठीक है। एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है, जब आप मोर ऑटोनॉमी दे, अपने जो सबऑर्डिनेट है उनको फ्रीडम दे कि तुम अपने डिसीजन खुद ले सकते हो, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। उनको यहाँ पे उनकी जॉब से रिलेटेड जितना फ्रीडम आप देना चाहते थे उतना फ्रीडम आपने दे दिया कि जाओ जितना काम तुमको करना है, जैसे करना है अपने तरीके से करो, तुम्हारे पास पूरा राइट है, तुम्हारे पास पूरा पार है। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। चलिए यहां पे हमारा मोटिवेशन हो चुका है कंप्लीट। अब हमारे पास क्या आया है बेटा, अब हमारे पास आया है लीडरशिप, राइट। लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप एक ऐसा तरीका है जिससे हम लोगों को पागल बना सकते हैं, ठीक है। अगर लीडरशिप अच्छी हो ना तो लोग खुद ब खुद काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो लीडरशिप इज दैट थिंग जिससे हम लोग ना आपको वॉलेंटरली फॉलो करेंगे, आप उनसे करवाओगे नहीं, वो वॉलेंटरली आपका बात मानेंगे और आपको फॉलो करेंगे, राइट। तो लीडरशिप वो कला है जिससे आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो ताकि वो खुद ब खुद अपने आप बिना कुछ किए आपकी बात मानने लग जाए, राइट बच्चा। तो यहाँ पे देखो ये सेकेंड वाली डेफिनेशन, लीडरशिप इज द आर्ट और प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल सो दैट दे विल स्ट्राइव विलिंगली एंड एंथुसियास्टिकली टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स, ठीक है, ताकि वो तुम्हारी बात माने और जैसा तुम बोल रहे हो वैसा काम करें। यहां से डेफिनेशन हम लोग लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। बेसिकली ये यहां पे भी दे रखी है, ये रही, leadership is the process of influencing the behavior of people by making them strive voluntarily toward achievement of the organizational goal। खुद ब खुद वो क्या करे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए विलिंगली काम करे। अगर मैं फीचर्स की बात करूं कि व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ लीडरशिप, तो फीचर्स ऑफ लीडरशिप के कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। व्हाट आर दोस पॉइंट, सबसे पहले लीडरशिप एबिलिटी है लीडर की कि वो कैसे इन्फ्लुएंस कर पाता है। सो लीडरशिप इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर, ठीक है। सिंपली लीडरशिप क्या करता है, लीडरशिप एक पर्सन को दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी को शो करता है कि हाउ मच अ पर्सन कैन इन्फ्लुएंस द अदर पर्सन, राइट। नेक्स्ट है लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द अदर्स। भाई सिंपल सी बात है, उनका बिहेवियर चेंज करके अपनी तरफ मोल्ड करना है ना, तो यही लीडरशिप कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, लीडरशिप इंडिकेट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द लीडर एंड द फॉलोवर। लीडरशिप ये बताता है कि लीडर और उसके फॉलोवर के बीच में कैसे रिलेशन है, राइट। और लीडरशिप क्यों की जाती है, इट इज एक्सरसाइज टू अचीव द कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कुछ फीचर्स थे बेटा जो लीडरशिप के यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, राइट। अब अगर मैं बात करूं मेरे नेक्स्ट टॉपिक की जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। यार व्हाई लीडरशिप इज इंपॉर्टेंट, सो दैट टू इन्फ्लुएंस, ताकि हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके। लीडरशिप इज द की फैक्टर ना जिससे हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली मैनेज कर सकते हैं, राइट। अगर आप एक अच्छे लीडर हो तो आप अपने एम्प्लॉयज को बोल सकते हो कि आप हमारे अकॉर्डिंग का, इनफैक्ट अगर आप अच्छे लीडर हो ना आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, आपका एम्प्लॉय खुद ब खुद आपको फॉलो करेगा। सो लीडरशिप लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। सो लीडरशिप इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द पीपल एंड मेक देम पॉजिटिवली कॉन्ट्रीब्यूट, ठीक है, देयर एनर्जीज टू द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली यहाँ पे जो पॉइंट निकल के आया है वो क्या है, वो ये है कि लीडरशिप से लोग पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट। लीडरशिप में पर्सनल रिलेशन मेंटेन करते हैं और जिससे हमारे फॉलोअर्स की नीड भी फुलफिल होती है। क्लियर। नेक्स्ट, क्योंकि देखो हर बंदा चाहता है कि मेरा जो बॉस है मेरे साथ फ्रेंडली रिलेशन रखे, तो कहीं ना कहीं पर्सनल रिलेशन मेंटेन होता है और फॉलोअर्स की नीड फुलफिल होती है, ठीक है। लीडरशिप प्लेज अ की रोल इन इंट्रोड्यूसिंग रिक्वायर्ड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। चेंजेस अगर इंट्रोड्यूस करने, देखो हमने मोटिवेशन में भी यही इंपॉर्टेंस वाले पॉइंट पढ़े, सिमिलर से ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट हैंडल। अगर लीडर होगा तो लीडर कॉन्फ्लिक्ट को इजीली हैंडल कर सकता है और एडवर्स सिचुएशन में हम इजीली लीडरशिप के थ्रू लोगों का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। और लास्ट है ट्रेनिंग देने में, लीडर ट्रेन भी करता है बेटा, लीडर जो है वो ट्रेन भी करता है, अच्छा लीडर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है।
क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे समझना, नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। ठीक है, व्हाट आर दी क्वालिटी, वैसे तो ये टॉपिक नहीं है लेकिन ठीक है चलो एक बार के लिए हम ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। एक अच्छा लीडर क्या होता है, देखो एक अच्छा लीडर वो होता है जो दिखने में भी अच्छा हो, जिसमें दिमाग हो, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो। चाहे मैं कितनी ही अच्छी लीडर हूं, अगर मैं इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पानी ना, मैं लीडरशिप रखती ही नहीं हूँ। ठीक है, तो फिजिकल फीचर्स, अपीयरेंस, फिजिकल फीचर इज अपीयरेंस, योर हाइट, वेट, योर लुक्स। फिर नॉलेज, आप में कितना नॉलेज है, आपकी इंटीग्रिटी, आप कितना ऑनेस्ट हो। ठीक है, बेसिकली आप कितना ऑनेस्ट हो, दैट इज योर इंटीग्रिटी। ठीक है, नेक्स्ट है इनिशिएटिव, आप आगे होके लोगों को एनकरेज करो। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स, मोटिवेशनल स्किल्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस, भाई ये सारी स्किल्स ना कॉमन है, बहुत कॉमन है। ठीक है, आगे देखो डिसिसिवनेस मतलब डिसीजन मेकिंग स्किल्स, सोशल स्किल्स कि लोगों से बात, शर्माए ना भाई, लोगों से बात तो कर सके, सोशलेबल हो। सपोज इमेजिन करो मोदी जी कितने अच्छे लीडर है, लेकिन जब तक वो आके देश को संबोधन नहीं करते हैं, तब तक उनके लीडर होने का क्या फायदा। एक पर्सन कितना ही अच्छा लीडर है, अगर वो लोगों से कम्युनिकेट नहीं करना, वो सोशलाइज नहीं कर रहा, वो लोगों से बात नहीं कर रहा, उस लीडर का क्या करेंगे, उस लीडर का क्या फायदा, राइट। तो एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि अच्छा लीडर होना काफी नहीं होता, उस लीडर के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज भी होनी चाहिए, और ये सारी क्वालिटीज आपको यहाँ पे मैंने बता दी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, व्हाट इज लीडरशिप स्टाइल, लेट मी टेल यू। लीडरशिप स्टाइल का मतलब वो थियरी जिससे आप ये पता लगा सको कि हमको कैसे मैनेज करना है। हर लीडर एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, हर लीडर उनकी अलग अलग स्टाइल्स होती है। तो यहाँ पे इस टॉपिक में हमने जो बात करी है वो इसी से रिलेटेड बात करी है कि बहुत सारे लीडर्स के काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं, और उन काम करने के तरीकों को ही हम यहाँ पर लीडरशिप बोलते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द यूज ऑफ अथॉरिटी, देर आर 3 बेसिक स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। व्हाट आर दो स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, 3 बेसिक स्टाइल्स कौन कौन सी है। पहली हमारी ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस्फेयर। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की, तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है बेटा। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप मतलब वो लीडरशिप जिसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर जैसा लीडर बोलेगा आपको वैसा ही करना है। ऑटोक्रेटिक लीडर ऑर्डर देता है और एक्सपेक्ट करता है कि सबॉर्डिनेट उसको ओबे करेंगे, जो फॉलो करेगा उसको रिवॉर्ड, जो नहीं फॉलो करेगा उसको पनिशमेंट, एज सिंपल एज दैट। इसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है बेटा, वन वे, मैं जैसा बोल रहा हूं आपको वैसा करना है। दिस लीडर इज डॉगमैटिक, जैसा बोला गया है वैसा ही करो। रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू काम करता है वो यहाँ पे। ठीक है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट बोथ कैन बी गिवन डिपेंडिंग अपॉन दी रिजल्ट, राइट। ये लीडरशिप स्टाइल कब इफेक्टिव होती है पता है। दिस लीडरशिप स्टाइल इज इफेक्टिव इन गेटिंग प्रोडक्टिविटी इन मेनी सिचुएशन। लाइक फैक्ट्री में ना वर्कर्स पे आप रिलाय नहीं कर सकते, राइट, फैक्ट्री में वर्कर्स पे रिलाई नहीं कर सकते, तो उस केस में आप लोग यहाँ पे इसका यूज करो। दूसरा, इसमें डिसीजन क्विकली हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, राइट बेटा। आगे बात समझ में, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हमारा ये हमने ऑटोक्रेटिक पढ़ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हाँ भाई, नेक्स्ट हमारे पास है डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडर। भाई डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडर का मतलब होता है ऐसा लीडर जो लोगों उसके साथ बात करे, उनसे डिसीजन लेने से पहले एक बार पूछे कि हाँ तुम बताओ क्या लगता है, क्या करना चाहिए। सो डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडर लोगों को इन्वॉल्व करता है, अपने फॉलोअर्स को इन्वॉल्व करता है। सो डेमोक्रेटिक लीडर विल डेवलप एक्शन प्लान एंड मेक डिसीजन इन कंसल्टेशन विद द सबॉर्डिनेट। ही विल इनकरेज देम टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये सबसे कॉमन स्टाइल है बेटा लीडरशिप की, जो आज के जमाने में चल रही है। ठीक है, यहाँ पे आगे देखो, यस, यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, एम्प्लॉय को भी रेस्पेक्ट चाहिए यार। दे ऑल्सो नीड टू रेस्पेक्ट द अदर्स ओपिनियन एंड सबॉर्डिनेट्स टू परफॉर्म देयर ड्यूटी एंड अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे आप उनको भी मौका दे रहे हो कि भाई तुम भी हमारे साथ काम करो, तुम भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो ना, तो तुम भी हमारे साथ काम करो। ये बहुत अच्छी, आज के जमाने में ना यही सबसे ज्यादा चल रही है, मोस्ट कॉमन यही है। लेजिस फेयर, भाई लेजिस फेयर में क्या होता है, लेजिस फेयर वाला लीडर आराम करता है,
वो ये मानता है कि एम्प्लॉय क्या है, एम्प्लॉय केपेबल है, वो काम कर लेगा। तो ये जो टॉप लेवल वाले लीडर्स होते हैं ना, वो यही करते हैं। टॉप लेवल का बंदा केपेबल है बेटा, वो अपनी उस पोस्ट पे है जहां पे वो केपेबल है, वो काम कर सकता है। Such a leader does not believe in the use of power unless it is absolutely essential. The followers are given high degree of independence to formulate their own objectives and ways to achieve them. भाई फॉलोवर्स को पूरी आजादी दे दी गई है कि अपना काम खुद ही करो, खुद का टास्क खुद डिसाइड करो, खुद ही रिजॉल्व करो, खुद ही करो, सब चीजें खुद करो। ठीक है, तो यहाँ पे सबॉर्डिनेट को पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई और सबॉर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल होना भी चाहिए ना यार, राइट। तो यहाँ पे कौन सी लीडरशिप स्टाइल आपको यूज करनी है, राइट, कौन सी यहाँ पे आपको लीडरशिप स्टाइल यूज करनी है, वो डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय कैसे हैं। अगर एम्प्लॉय बहुत ज्यादा केपेबल है, गो फॉर लेजेस फेयर। एम्प्लॉय बिल्कुल डम्ब है, कुछ नहीं करेंगे, गो फॉर ऑटोक्रेटिक। एम्प्लॉय आपको अच्छा ओपिनियन देते हैं, गो फॉर डेमोक्रेटिक, राइट। तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कि वो क्या फॉलो करना चाहते हैं। नाउ वी हैव द लास्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, दैट इज कम्युनिकेशन। भाई बिना कम्युनिकेशन के तो आज के जमाने में कुछ हो ही नहीं सकता ना। सो कम्युनिकेशन प्लेज अ की रोल इन द सक्सेस ऑफ द मैनेजर। मैनेजर लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड इन डिफरेंट वेज। बेसिक अगर डेफिनेशन बोलूं तो क्या है, ठीक है, इट इज अंडरस्टूड एज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, फैक्ट्स, फीलिंग्स एक्सेट्रा। जब हम हमारे आइडियाज, फीलिंग्स, फैक्ट्स, फिगर्स को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, तो ये हम ताकि हमें कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सके, उसी को कम्युनिकेशन बोला जाता है बेटा। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आई एम नॉट गोइंग टू टीच, कुछ काम का नहीं है, इंपॉर्टेंस पे आ जाते हैं। ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाई कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। बहुत ही सिंपल सा रीजन है बेटा, बहुत ही सिंपल सा रीजन है। एक्ट एज द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन, पढ़ना ही नहीं है अंदर का कुछ नहीं काम का है। सिंपल है कि बिना कम्युनिकेशन के कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। अगर आप कोऑर्डिनेट करना चाहते हो तो आपको कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा ना, राइट। सो कम्युनिकेशन एक्ट एज द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन, सिंपल, खत्म बात यहीं पर ही। तो इसका कुछ एक्सप्लेनेशन ऐसा है नहीं, तो मैं हटा देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, दैट इज हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज। कम्युनिकेशन से लोगों को पता रहेगा कि उनको करना क्या है, एग्जैक्टली उनको इंस्ट्रक्शन मिलती रहेंगी तो उनको पता रहेगा ना। सो कम्युनिकेशन मेक पॉसिबल फॉर द स्मूथ एंड अनरिस्ट्रिक्टेड वर्किंग ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, यहाँ पे कम्युनिकेशन के बेसिस पर ही पता लगेगा कि हमको एग्जैक्टली क्या करना है। जॉब क्या है मैनेजर की, टू कोऑर्डिनेट द ह्यूमन एंड फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इनटू एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वर्किंग अंटिल द यूनिट अचीव द कॉमन ऑब्जेक्टिव। क्लियर, चलो, communication is basic to an organization existence right from its birth through its continuing life। जब तक कम्युनिकेशन नहीं करोगे तब तक आगे कैसे बढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, एक्ट एज अ बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, इंक्रीज मैनेजेरियल एफिशिएंसी। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस, establish effective leadership, boost morale and provide motivation। ठीक है, ये हमारे कुछ पॉइंट्स है जो हम लोगों को अभी डिस्कस करने। एक्ट एज अ बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग, कोई भी डिसीजन लेना है तो कम्युनिकेट तो करोगे ना। सो कम्युनिकेशन प्रोवाइड नीडेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो भी डिसीजन लेने के लिए नीडेड इंफॉर्मेशन है वो आपको इसी से ही मिलेगी। नेक्स्ट है, मैनेजरियल की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, क्योंकि मैनेजर को पता रहेगा कि मुझे करना क्या और वो प्रॉपरली अपने डिसीजन ले पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, एफिशिएंट ऑपरेशन इज द एम ऑफ ऑल द प्रूडेंट मैनेजमेंट, प्रमोट्स कोऑपरेशन इंडस्ट्रियल पीस। राइट, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कम्युनिकेट किया, इंडस्ट्रियल पीस आ जाएगा उससे, राइट। टू वे कम्युनिकेशन जो होगा उससे कोऑपरेशन भी आएगा और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट होगी वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में। क्लियर, नेक्स्ट है इफेक्टिव लीडरशिप। एक बात बताओ, लीडर कम्युनिकेट नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। मोदी जी कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो चलेगा क्या, नहीं। लोग इंतजार करते यार, देश की जनता इंतजार करती कि कब मोदी जी आएंगे और हमसे बात करेंगे। तो लीडरशिप के लिए भी कम्युनिकेशन इज बेसिक्स, मतलब बहुत बेसिक सी चीज है। बिना कम्युनिकेशन के लीडर लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करेगा यार, राइट। लास्ट है, बूस्ट मोरल एंड प्रोवाइड मोटिवेशन। एफिशिएंट सिस्टम होगा ना कम्युनिकेशन का, जिसमें सब अपने व्यूज, फैक्ट्स, ओपिनियंस एक दूसरे को दे सके, तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेट भी करेगा लोगों को और सबऑर्डिनेट अच्छी तरह से काम भी करेंगे। एटलीस्ट सबऑर्डिनेट अपने सजेशंस तो दे पाएंगे ना कि हमको, हम क्या चाहते हैं, हमको क्या चाहिए, राइट।
चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो मेन टॉपिक है दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो फॉलो करता है ऑर्गेनाइजेशन की लाइंस को। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलोज थ्रू द ऑफिशियल चैनल्स डिजाइन्ड इन द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। हमारा ऑफिशियल जो चैनल्स होते हैं उनको फॉलो करके जो कम्युनिकेशन किया जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलेंगे। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीकों से हो सकता है। सबसे पहले वर्टिकल कम्युनिकेशन आपको बताते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल बताएंगे आप लोगों को कि हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन क्या होता है। देखो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। वर्टिकल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, ऐसे, ठीक है, मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों तरीके से हो सकता है। वर्टिकल वर्टिकल अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरीके से हो सकता है। अपवर्ड कम्युनिकेशन रेफर्स टू फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। जब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कुछ बता रहा है ना, दैट इज अपवर्ड। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ बता रहा है, जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट को कुछ बता रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा डाउनवर्ड। अगर हॉरिजॉन्टल की बात करूं मैं यहाँ पे, तो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, सेम लेवल पे। तो जब सेम लेवल पे हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। राइट, जनरली डिपार्टमेंटल हेड्स आपस में बात कर रहे हैं या दो सेम लेवल के बॉसेस अपने आप में बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। अब ना देयर आर वेरियस नेटवर्क्स, देयर आर वेरियस कम्युनिकेशन नेटवर्क्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। पहले तो हम फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क देख लेते हैं। देखो, चेन, व्हील, सर्कुलर, फ्री फ्लो एंड इन्वर्टेड वी। ये डायग्राम ही काफी है बेटा। अगर तुम इसका एक्सप्लेनेशन नहीं भी पढ़ोगे ना, तो ये डायग्राम अपने आप में सफिशिएंट है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तुम सिर्फ इस डायग्राम को देख लोगे ना तब भी तुम्हारे लिए चल जाएगा। इस कुछ लिखा नहीं है खास यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है। सिंगल चेन के अंदर सुपरवाइजर से सबऑर्डिनेट तक पूरा एक साथ जाएगा। व्हील के अंदर एक सबऑर्डिनेट सबको, एक सुपीरियर सबको कम्युनिकेट करेगा। सर्कुलर के अंदर ऐसे नेटवर्क सर्कल की फॉर्म में बनेगा। जो डायग्राम में दिख रहा है ना वही यहाँ पे लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ठीक है, हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन देख लिया। अब हम आते हैं इनफॉर्मल, जो कि बहुत ज्यादा ही देखने को मिलता है और सबसे ज्यादा ह्यूमर्स अगर कोई फैलाता है ना बेटा तो यही फैलाता है। ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन, एक सेकेंड, राइट, तो वो कम्युनिकेशन जो बिना ऑर्गेनाइजेशन की लाइंस को देखे बिना किया जा रहा है, जो आउट ऑफ फीलिंग्स किया जा रहा है, कोई फॉर्मल लाइंस जिसमें फॉलो नहीं की जा रही है, उसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोला जाता है। ठीक है, इनफॉर्मल सिस्टम जो होता है ना, इट इज जनरली रेफर टू एज ग्रेप वाइन, क्योंकि ये ऐसे ही स्प्रेड होता है कि पता भी नहीं पड़ता कि आया कहां से है। ये ऐसे ही स्प्रेड होता है कि आप लोग पता भी नहीं लगा सकते कि ये एग्जैक्टली स्टार्ट कहां से हुआ था। राइट, तो यहाँ पे एम्प्लॉय की नीड्स के बेसिस पे काम चल रहा है। उसकी नीड थी, उसको अपने इमोशंस अपनी फीलिंग्स लोगों को बतानी थी, तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पे वो हमसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू बात कर रहा है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन नेटवर्क बोला जाता है, ये ऑलरेडी हमने देख लिया। अब यहाँ पे भी कुछ नेटवर्क्स हैं। ठीक है, कौन से नेटवर्क है, सबसे पहला सिंगल थ्रेड है। ठीक है, फिर उसके बाद गॉसिप नेटवर्क, प्रोबेबिलिटी नेटवर्क, क्लस्टर नेटवर्क। राइट, ये भी आपको यही देख के पता लग जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। गॉसिप में सब एक जना बैठ के सबको बता रहा है। प्रोबेबिलिटी में आपके सामने 4 जने थे तो 4 में से आपने 2-3 को पिक करके बता दिया, उन्होंने भी आगे 4 में से 2-3 को पिक करके बता दिया। क्लस्टर के अंदर आपने 3 को बताया, उन 3 ने अपने 3 को बताया, फिर आगे 3-3-3-3 करके पूरा क्लस्टर क्रिएट हो रहा है। राइट, दिस चैप्टर इज स्टिल दिस टॉपिक ओनली, इतना ही है ये चैप्टर, इसके आगे नहीं है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये बैरियर्स वाला टॉपिक जो है दैट इज डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस। इतना ही चैप्टर था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा सब लोगों को कि हमने ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, और इस हाईलाइटेड पीडीएफ को मैं अभी आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, तो अगर आप हमारी डीडीएस फॉरएवर टीम में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमारी क्लासेस में रेगुलर रहिए, और जब भी अगर आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कोड लगाइए DWPA। अगर आप DWPA कोड लगा के सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप हमारी डीडीएस वाली टीम में जरूर शामिल हो सकते हैं। अनअकैडमी प्रोडिजी जो है दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर बेसिकली दो स्टूडेंट्स हु आर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल स्टूडेंट्स। राइट, तो 7th से लेके स्टार्ट हो रहा है ये एग्जाम हम लोगों का, 7th 8th 9th 10th 11th 12th, तो जितने भी हमारे इंजीनियरिंग और मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं आप इस टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट है।
ऑल इंडिया लेवल में आप लोगों को, आप जब प्रिपेयर कर रहे हो उस ऑल इंडिया लेवल पे, तो आपकी रैंकिंग भी ऑल इंडिया लेवल की आएगी। और ये टेस्ट आपको आपकी वर्थ आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। ये टेस्ट शेड्यूल आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्लास वाइज टेस्ट शेड्यूल आपके पास यहाँ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये टेस्ट जरूर अटेंड करना। देखो, अगर आपका फर्स्ट रैंक है तो आपको मैकबुक मिल जाएगा एयर, सेकेंड और थर्ड रैंक वालों को हम एप्पल आईफोन यहाँ पे गिफ्ट दे रहे हैं, फोर्थ फिफ्थ वालों को एप्पल आईपैड मिल रहा है, 6 से 40 रैंक कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, अमेजॉन एको डॉट मिल जाएगा यहाँ पे, और फिर 41 से 100 को हम लोग अमेजॉन वाउचर्स देंगे। यही नहीं, अगर आपकी रैंक 1 से लेके 500 तक भी आ रही है ना, तो ये स्कॉलरशिप्स आप लोगों को मिल जाएगी। तो बहुत ही अच्छा ऑफर है जो अनअकैडमी यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आया है। रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर हम लोगों का है 25 जैन से 27 जैन। अगर आप DEEPI कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन, मतलब 6 मंथ फ्री, 3 मंथ्स का, मतलब अगर 1 ईयर का लेते हैं तो आपको 6 मंथ बिल्कुल यहाँ पे फ्री मिल जाएगा। ओके, प्लस कोर्सेज हमारे ऑलरेडी 11th एंड 12th दोनों के लॉन्च हो चुके हैं। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जल्दी से जाके सब्सक्रिप्शन ले लो और साथ में बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा हमसे पढ़ने का। प्री स्पेशल क्लासेस जो भी होती है ये फ्री होती है। सिंपली आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप चाहिए, जहां भी आपसे कोड पूछा जाए। देखो, DEEPI कोड सिर्फ सब्सक्रिप्शन में नहीं काम करता, सब्सक्रिप्शन तो आप ले ही सकते हो, साथ में फ्री स्पेशल क्लासेस भी अगर आपको अटेंड करनी है तो आप ये कोड यूज करो और आपको बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा स्पेशल क्लासेस में फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री पाने का। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड PDF आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएगा। तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। आप अभी के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द नेक्स्ट अपकमिंग क्लास।